हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कि एक इवेंट हुआ था यूएस इकोनॉमी के अंदर जिसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्ट किया एंड द इवेंट वाज ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1933। ये वो इवेंट है, ये वो सिग्निफिकेंट इवेंट है जिससे हम ये मानते हैं कि इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट ब्रांच ने यहाँ से बर्थ लिया, दैट इज़ मैक्रोइकोनॉमिक्स, जिसको हम एज अ मैक्रोइकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं। तो बहुत बड़ा इवेंट है। क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है? तो पहली बात होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है मंदा और ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है महामंदा। यूएस की इकोनॉमी ने लगभग 4 to 5 इयर्स के इस फेज़ में 1929 से 1933-34 के फेज़ में ग्रेट डिप्रेशन को फेस किया। नाउ व्हाट इज़ दिस ग्रेट डिप्रेशन? बच्चों, सबसे पहले मैं आपको मतलब बताऊंगा एक टर्म का जिसका नाम है डिप्रेशन। बच्चों, डिप्रेशन बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना है, या उसके अंदर दो टर्म्स के एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज रिसेशन एंड द सेकेंड इज डिफ्लेशन। रिसेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी के अंदर टेम्परेरी लेवल पे आउटपुट कम होने लगता है और कॉन्टिन्यूसली ये आउटपुट कम होने लगता है। आउटपुट मतलब वाई। जब इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कम होने लगती है और टेम्परेरी लेवल पे प्रोडक्शन कम होने लगती है तो हम उसको कहते हैं रिसेशन। ऑन द अदर एंड, जैसे मैंने आपको इन्फ्लेशन बताया, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी में जनरल लेवल प्राइस लेवल डिक्रीज होता है, एवरेज जनरल प्राइस लेवल, चीज़ों के कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो कम होने लगते हैं। तो जब इकोनॉमी के अंदर आउटपुट भी कम हो रहा है और अलोंग विद इकोनॉमी में कमोडिटीज के ऑन एन एवरेज लेवल पे प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, तो जब इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली एंड नाउ प्रोलॉन्ग्ड लेवल पे आउटपुट को डिक्रीज फेस करती है और इकोनॉमी में चीज़ों के दाम भी कम होने लगते हैं। दाम कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट हो रहा है। तब एक मिलके, इन दोनों इवेंट से एक मिलके फिनोमिना बनता है जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन में भी अगर इसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उसको कहने लगते हैं ग्रेट डिप्रेशन, बोले तो महामंदा। तो 1929 में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रेट डिप्रेशन नाम के और ग्रेट डिप्रेशन जैसे इवेंट को फेस करना पड़ा। लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या हुआ और इस इवेंट से कैसे इकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स बदल गई पूरी। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो बिफोर आई एक्सप्लेन यू ग्रेट डिप्रेशन, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कुछ इवेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी पेस पे आई, अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ने लगी। एंड देन 1920s और 28, 27, 28 में कुछ ऐसा हुआ जहां से बर्थ होता है आपके डिप्रेशन का और वो कन्वर्ट होता है ग्रेट डिप्रेशन में। वर्ल्ड वॉर 1 का जो टाइम पीरियड था वो 1914 से 1919 था या 1918 था, 1918 और 1919 था। जब आपका वर्ल्ड वॉर एंड हुआ स्पेसिफिकली 1919 में, तो हुआ क्या कि यूएस की इकोनॉमी में स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि पीस आ गया, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। तो जो पेंटअप डिमांड थी, जो रुकी हुई डिमांड थी, जो लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इकोनॉमी में लोग डिमांड कर रहे हैं तो इकोनॉमी में, यूएस की इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ने लगा, इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई, प्रोडक्शन बढ़ने लगी, आउटपुट बढ़ने लगा। आउटपुट बढ़ने लगा मतलब इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने लगी। फर्म्स क्या कर रही हैं? अब फर्म्स ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद लोगों ने कंजम्पशन बढ़ा दी, लोगों की जो रुकी हुई डिमांड थी वो वापस आ गई, लोग अब ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरे एंड पे जो बाकी कंट्रीज थी जहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व थी, जैसे फ्रांस था, जर्मनी था और बाकी कंट्रीज, इन सब कंट्रीज में इन लोगों ने, यहाँ की इकोनॉमीज ने प्रिंटिंग ऑफ मनी बढ़ाया। इन्होंने पैसे को ज़्यादा प्रिंट किया। पैसे को ये ज़्यादा प्रिंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने वर्ल्ड वॉर के नेगेटिव इफेक्ट को जो इकोनॉमी पे आया है उसको कंपनसेट करना है। तो जब इन्होंने प्रिंटिंग ऑफ मनी किया तो यहाँ पर भी कंजम्पशन बढ़ने लगी। मतलब इन टोटलिटी वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी में, यूएस इकोनॉमी में भी और बाकी इकोनॉमीज में भी कंजम्पशन बढ़ रही है, चाहे वो प्रिंटिंग ऑफ मनी की वजह से बढ़ रही है, चाहे वो पेंटअप डिमांड, जो रुकी हुई डिमांड थी उसके वापस आने की वजह से बढ़ रही है। और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि इकोनॉमी में आउटपुट ज़्यादा बनने लगा है,
प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी है। अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी है तो फर्म ने इस प्रोडक्शन को, इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी। फर्म्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर, तो फर्म ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। जब फर्म ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो एक और इन्वेस्टमेंट बढ़ी, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में फर्म्स की जो स्टॉक मार्केट थी, जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, लोग वहां पे इन्वेस्ट करने लगे। क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने पर जो उनको रिटर्न मिल रहे थे वो ज्यादा मिल रहे थे, और ज्यादा मिल रहे थे। इसी फेज में क्या हुआ, जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड होने लगे। जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यू होने लगे। मतलब अगर कोई स्टॉक से ₹10 का था, उसकी वैल्यू बढ़कर ₹100 हो गई। तो क्योंकि डिमांड ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, लोगों को लग रहा है कि आगे फ्यूचर में इकोनॉमी में डिमांड और ज्यादा होगी, फर्म आउटपुट बढ़ा रही है। आउटपुट बढ़ा रही है तो आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होगा, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो कंजम्पशन और बढ़ रही है, तो इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है। इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को, इन्वेस्ट करने पे उनको अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अब हुआ क्या, धीरे धीरे जब स्टॉक्स आपके ओवर वैल्यूड होने लगे तो एक चीज क्रिएट हुई जिसको हम कहते हैं स्टॉक बबल। स्टॉक मार्केट में बबल आ गया। जब चीजों के दाम बढ़ते रहेंगे, स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो गुब्बारा जो था, वो बबल जो था, वो बनने लगा। तो धीरे धीरे वो स्टॉक बबल हो रहा है, क्रिएट हो रहा है वो बबल। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रांस जैसी इकोनॉमी, जर्मनी जैसी इकोनॉमी को थोड़ी सी अपनी गलती रियलाइज हुई कि अब ज्यादा कंपनसेशन करने के चक्कर में हम ज्यादा प्रिंटिंग नहीं कर सकते। अब इन लोगों ने अपनी प्रिंटिंग ऑफ मनी कम कर दी, प्रिंटिंग कम कर दी। स्टॉक मार्केट में बबल भी क्रिएट हो गया है ना। अच्छा, अभी स्टॉक मार्केट उतनी मैच्योर नहीं हुई थी। आज जब हम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तब जाके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी ये एक ऐसा फेज था कि लोग जस्ट इन्वेस्ट कर रहे थे। अब 1927 और 28 के फेज में हुआ क्या कि इकोनॉमी में कंजम्पशन कम होने लगी है, इकोनॉमी में डिमांड कम होने लगी है, कंजम्पशन और डिमांड कम होने लगे। एक रीजन ये भी था क्योंकि प्रिंटिंग ऑफ मनी कम हो गई। पहले जो प्रिंटिंग ऑफ मनी बढ़ गई थी वो वापस आ गई है, प्रिंटिंग ऑफ मनी कम हो गई है। अब जब 1927 और 28 के फेज में प्रिंटिंग ऑफ मनी कम हुआ, कंजम्पशन कम हुआ, डिमांड कम हुई, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, अब एक बार वो देखते हैं। ओके, तो अब हुआ क्या, जब 1927 के फेज में, जब 1927 ऑनवर्ड्स कंजम्पशन कम होने लगी, डिमांड कम होने लगी, तो इकोनॉमिस्ट ने, क्योंकि अभी तक एक स्कूल ऑफ थॉट फॉलो होता था इकोनॉमिक्स में जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहेंगे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का थॉट बिलीव करता था इनविजिबल हैंड्स पे। कहते थे कि कोई भी इकोनॉमी डिमांड सप्लाई के ऊपर वर्क करती है, और कोई भी इकोनॉमी में जो चीज़ें होती हैं वो डिमांड सप्लाई अपने आप मैनेज कर लेते हैं। तो इन लोगों ने ये सजेस्ट किया कि अगर आपको डिमांड को फिर से पिक करना है, कंजम्पशन को फिर से पिक करना है, तो एक काम कीजिए, इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए प्राइस कम कर दीजिए, क्योंकि प्राइस कम होंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। प्राइस कम होने पर डिमांड नहीं बढ़ रही थी। इनफैक्ट प्राइस कम हो गए तो फर्म्स के प्रॉफिट कम हो गए। प्राइस कम कर दिया इस उम्मीद में कि प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में डिमांड रिकवर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्म के इनफैक्ट क्या हुआ, फर्म के प्रॉफिट्स कम हो गए। अब जब फर्म्स के प्रॉफिट कम हुए तो फर्म ने क्या किया, लोगों को कम हायर करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को वो कम हायर कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया है, तो लोगों को कम हायर कर रहे हैं। जब वो लोगों को कम हायर कर रहे हैं तो इकोनॉमी में आउटपुट कम हो गया, इकोनॉमी में आउटपुट कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगा। इकोनॉमी में बेरोजगारी बढ़ गई और जो लोग नौकरी पर रखे जा सकते थे अब वो बेरोजगार हैं। इनफैक्ट फर्म्स की जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो तो ज्यादा है, पर फर्म उस कैपेसिटी के अराउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी जो कैपेसिटी है वो अनयूटिलाइज्ड है। क्यों है अनयूटिलाइज?
क्योंकि इकोनॉमी में जब प्रिंटिंग ऑफ मनी कम हुआ, जब वो बूम पीरियड था, जब गोल्डन पीरियड था, जब हम उस गोल्डन पीरियड को ओवर कर रहे थे, तो इकोनॉमी में कंजम्पशन कम हुआ। जब वो डिमांड पूरी हो गई, कंजम्पशन कम हुआ, डिमांड कम हुई, इकोनॉमिस्ट ने इसको रिकवर करने के लिए क्या बोला, प्राइसेस कम कर देते हैं। प्राइस कम कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। फर्म ने इस चीज को करने की कोशिश की, पर ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट ऐसा करने से उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, क्योंकि प्राइसेस कम हो गए तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए। अब प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए हैं तो उन्होंने लोगों को कम हायर किया, और लोगों को कम हायर किया, कम आउटपुट बनाया, कम आउटपुट बनाया, लोगों को कम हायर किया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। मतलब अब फर्म के पास प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी तो है, बट क्योंकि डिमांड नहीं है, उसकी कैपेसिटी वो वेस्ट जा रही है, वो अनयूटिलाइज जा रही है। इसीलिए 1929 आते आते यूएस की इकोनॉमी फॉल हो गई, और इतनी फॉल हो गई कि यूएस की इकोनॉमी में जो आउटपुट है वो 30% से डिक्रीज हो गया। आउटपुट 30% से डिक्रीज हो गया, इतना आउटपुट फॉल हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब कितने लोग आपकी इकोनॉमी में बेरोजगार हैं, दैट इज नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड अपॉन में लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 24.9% चले गया, मतलब लगभग 1/4 लोग आपकी इकोनॉमी में, जो लोग काम कर सकते थे उनके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं। मतलब अगर आपके पास 4 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर काम करने का पोटेंशियल है, उसमें से एक बंदा बेरोजगार है। ये 4 काम कर सकते हैं, पर एक इसमें से क्या है, हर 4th में से एक बंदा बेरोजगार है। और जिनके पास काम है उनकी सैलरी कम हो गई है, क्योंकि काम नहीं है, डिमांड नहीं है, सैलरी डिक्रीज होने लगी। ये तो काम नहीं है, जिन लोगों के पास काम है उनकी तनख्वाह कम हो गई है, क्योंकि फर्म के प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए थे, तो फर्म ने या तो लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया, या जिन लोगों को रखा उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी डिक्रीज कर दी। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमी में हमने बोला था कि भाई प्राइसेस कम कर देते हैं तो इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी, तो सब्सिक्वेंटली डिफ्लेशन भी आ गया, प्राइसेस भी कम हो गए, प्रॉफिट मार्जिन कम है, प्राइसेस कम है। अब देखिए इकोनॉमी में आउटपुट भी फॉल हो रहा है, कितना फॉल हो गया, 30% से फॉल हो गया। इकोनॉमी में प्राइसेस भी कम हो गए, और ये नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के मिक्सचर से एक इवेंट क्रिएट हो गया है, डिप्रेशन। और क्योंकि इसका एक्सटेंट ज्यादा है, क्योंकि आउटपुट थोड़ा कम नहीं हुआ है, 30% से कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 25% से बढ़ गया है, और भी चीजें होंगी, तो ये इवेंट हो जाता है आपका ग्रेट डिप्रेशन। आगे क्या हुआ, आगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है, पर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कलेक्शन नहीं आ रही है, तो ये होना ही था बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें कमी आ गई। आई होप आप जानते हैं बजट होता है, गवर्नमेंट के बजट में 2 साइड होती है मेनली, एक रिसीट साइड होती है और एक एक्सपेंडिचर साइड होती है। और ये एक ऐसा फेज था जहां गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था ज़्यादा, और गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आ रही थी कम, लोगों के पास नौकरी ही नहीं थी, तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट भी बढ़ गया। एक पर्टिकुलर पीरियड है, एक वीक है, जहां पे स्टॉक मार्केट क्रैश करना स्टार्ट करती है। मतलब जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट बबल क्रिएट हो गया था, स्टॉक प्राइसेस ओवर वैल्यूड हो गए थे। अब क्योंकि इकोनॉमी में प्राइसेस कम हैं, आउटपुट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों की तनख्वाह कम हो गई है, लोगों ने अपने स्टॉक्स को इनकैश करना शुरू कर दिया है, और स्टॉक मार्केट प्लम्पिट हो गई है, स्टॉक मार्केट एकदम से डिक्रीज हो गई, और एक ब्लैक वीक आया। इसको हम कहते हैं, स्टार्टिंग हुई थी इसकी 14 अक्टूबर 1929 से, इसको हम ब्लैक थर्सडे कहते हैं। यहां से स्टॉक के प्राइसेस ड्रास्टिकली फॉल हो गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, और क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है तो लोगों को काफी सिग्निफिकेंट लॉस हो गई। अब काफी कुछ खराब चल रहा है, इकोनॉमी में प्राइसेस कम है, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है। फर्म्स के पास कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, बट वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं है। ठीक है, अब जब लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने पैसे को निकालना शुरू कर दिया, बैंक में जो उनकी सेविंग्स थी उसको विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, तो बैंक विड्रॉल बढ़ गए, सभी लोग एक साथ आ गए बैंक से पैसे विड्रॉ करने, बैंक विड्रॉल बढ़ गए, बैंक की जो लोन की रीपेमेंट आनी होती थी, जिन लोगों को बैंक ने लोन दिया हुआ था वो रीपेमेंट आनी बंद हो गई।
मतलब जिन्होंने बैंक में सेव कराया हुआ है वो वापस मांग रहे हैं, पर बैंक का पैसा वापस नहीं आ रहा है, रीपेमेंट नहीं हो रही है। तो इन टोटलिटी क्या हुआ, बैंक की लिक्विडिटी क्रंच आ गया, बैंक के पास लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि इकोनॉमी क्रैश हो रही है, एक लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, तो जो उनके पास पैसा है उसको विड्रॉ कर लिया जाए, और सभी लोग एक साथ आ गए। तो बैंक फेलियर होना नॉर्मल इवेंट बन गया, क्योंकि एक इवेंट क्रिएट हुआ जिसको हम कहते हैं बैंक रन। बैंक रन मतलब बैंकों के बाहर एक लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, लंबी लंबी कतारें लगने लगी, जो लोगों की सेविंग्स थी वो लोग वापस निकालने आने लगे। ठीक है, यही पीरियड था जब लोगों यूएस की इकोनॉमी में बाहर से लोगों ने चीज़ों को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फर्म के पास मैंने जैसे आपको बताया एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट हो गई, मतलब उनके पास प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है बट वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। आर यू गेटिंग मी? इतने सारे इवेंट हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी एक ट्रैप में फंस गई है, और उस ट्रैप का, उस इवेंट का नाम है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। जहां ये पीरियड 1928 1929 में स्टार्ट हुआ, 1920 32 33 34 से इस इवेंट से यूएस की इकोनॉमी उभरने लगी। इस पीरियड में जो सबसे मेजर फेलियर रहा वो रहा ये थॉट कि प्राइसेस को कम कर देते हैं तो डिमांड रिकवर हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। यहां पे हम कहते हैं जो हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसको हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, वो फेल हो गया। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ब्रांचेज हैं, जैसे क्लासिकल, किनीशियंस, न्यो किनीशियंस, न्यो क्लासिकल। जो सबसे पुरानी, जो सबसे ट्रेडिशनल थियरी है, उसमें से एक थियरी क्लासिकल्स की है। और क्लासिकल्स ये कहते हैं कि इकोनॉमी में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनविजिबल हैंड्स बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं, एफिशिएंटली वर्क करते हैं, डिमांड सप्लाई आराम से चीज़ों को ट्रैक पे ले आती है, इक्विलिब्रियम ले आती है। बट ऐसा नहीं होते हुए दिख रहा था, क्योंकि प्राइसेस कम होने पर भी डिमांड नहीं बढ़ रही थी। तब यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था J.M. कीन्स, जॉन मेयनार्ड कीन्स। ये अर्डेंट फॉलोअर थे क्लासिकल्स के, ये क्लासिकल्स में बिलीव रखते थे। बट इस इकोनॉमिस्ट को, J.M. कीन्स को, क्लासिकल्स की एक बात, एक गलती रियलाइज हो गई कि प्राइस कम होने पर डिमांड नहीं बढ़ रही है। उसके पीछे मेन सिग्निफिकेंट रीजन क्या है? J.M. कीन्स को ये रियलाइज होता है कि क्लासिकल ठीक है, ये थियरी काम करती है, नॉर्मली थियरी काम करती है, पर ये यहां इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि एनिमल स्पिरिट नाम की चीज मिसिंग है। क्योंकि लोगों के पास वो सेंटिमेंट्स नहीं है, लोगों को लग रहा है कि इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी, लोग घबरा गए हैं, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, लोग बैंकों में जा रहे हैं, अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्ट करने की, जो कंजम्पशन करने की स्पिरिट होती है, वही मिस हो गई है। सिर्फ प्राइस कम करने से डिमांड नहीं बढ़ने वाली है। इस थियरी, कीन्स ने यहां पे अपनी एक थियरी दी। तब हम कहते हैं कि भाई यहां पर क्लासिकल की थियरी फेल हो गई और एक नई थियरी की डेवलपमेंट होती है, जिसको लीड करते हैं J.M. कीन्स, जिसको हम नेम करेंगे कीनीशियन थियरी। ये वो क्रिटिकल इवेंट है, ग्रेट डिप्रेशन, जहां हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस बन गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल्स के साथ डील करती है, पर्टिकुलर इकोनॉमी के साथ डील करती है, इकोनॉमी में पर्टिकुलर लेवल पे डील करती है, और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी को एज अ होल देखती है। तब कीन्स अपना सॉल्यूशन देंगे, और जो डिप्रेशन 1929 में स्टार्ट हुआ वो एंड भी हुआ 1933 में। इसके पीछे एक अपनी कहानी है। यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, यूएस के प्रेसिडेंट बदले, नए नए रूल लाए गए स्टॉक मार्केट को गवर्न करने के लिए। जैसे आज सेबी है इंडिया में, वहाँ एक वॉचडॉग बनाया गया जो स्टॉक मार्केट के ऊपर ध्यान रखेगा। लोगों को ये एश्योरेंस दिया गया कि आप अपने बैंक में पैसे रखिए और वो पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर कल को बैंक फेल भी होता है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट की गारंटी है कि आपको इतना पैसा तो आपको वापस मिलेगा। तो आपके डिपॉजिट्स पे आपको गारंटी दी गई, जो इंडिया में आज 5 लाख रुपए, इंडिया में भी है, पर ये 1932-33 में स्टार्ट हो गए थे।
क्यों? क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स वापस लाने थे, लोगों को कॉन्फिडेंस वापस लेके आना था, जो एनिमल स्पिरिट मिसिंग हो गई थी उसको वापस लेके आना था। तो जैसे स्टॉक मार्केट के ऊपर गवर्न करेगा वॉचडॉग आ गया, आपके स्पेंडिंग के ऊपर, आपकी जो बैंक के अंदर आपका डिपॉजिट्स है उसके ऊपर आपको सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, तो लोगों के सेंटिमेंट्स आने वापस शुरू हो जाते हैं। और भी चीज़ें बदली, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत अच्छे तब लेवल पे बढ़ी। अब जेएम कीन्स की थ्योरी क्या थी, यहाँ से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बर्थ क्या हुई, कैसे मॉडल्स बदले, वो मैं बात बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।